वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्र जल स्तर में होने वाली वृद्धि के विषय में और समझेंगे कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में तूफान और चक्रवातों की जो फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ेगी और इसके वजह से जो बाढ़ की विभीषिका है या बाढ़ आने की जो फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ेगी और यह बाढ़ जो है कि कई शहरों को डुबो सकती है। तो समझेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है और ये पूरा जो है कि टॉपिक है क्या। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड का मैप है इसको देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यह जो मैप है ये बताता है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है, अर्थात जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगी, तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। महाद्वीप कोई हो, उनके तटीय एरिया में, कोस्टल एरिया में ही क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और इसी कोस्टल एरिया में कई बड़े बड़े शहर स्थित हैं और आने वाले समय में इन शहरों पर जो है कि एक संकट मंडरा रहा है। संकट यह है कि जैसे जैसे जो समुद्र का जल स्तर है बढ़ रहा है, समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और जो पूरा मेरीन इकोसिस्टम है यह डैमेज हो रहा है, वैसे वैसे चक्रवात ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी जो तीव्रता है वह ज़्यादा आ रही है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर जो समुद्री लहरें हैं या फिर जो है कि बाढ़ आने की जो घटनाएं कोस्टल स्टेट में होती हैं वह बढ़ेंगी और यह जो बाढ़ है ये कई शहरों को डुबा सकती है। सबसे पहले जो रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली संस्था है इसी के विषय में जान लीजिए। इसका नाम है ग्रीन पीस, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। मुख्यालय जो इसका है एम्स्टर्डम अर्थात नीदरलैंड में है और इसकी सदस्यता 5 मिलियन से अधिक लोगों ने ले रखी है। इसके जो मुख्यालय हैं वह कई जो देशों में आपको देखने को मिलेंगे, अर्थात जो रीजनल सेंटर है। अब ये जो संगठन है यह क्या करता है, इसका उद्देश्य यही है कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी प्रकृति या हमारे पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट पड़े। इसी के कारण जब भी कोई सरकार या कोई औद्योगिक नीति ऐसी आती है जिससे हमारे इन्वायरमेंट पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है तो यह उसका विरोध करती है, उसका समाधान बताती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि किस तरह से हम यहाँ के संसाधनों का दोहन करें जिससे जो अनुकूलतम जनसंख्या के लिए अनुकूलतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या फिर जो धारणीय विकास है, अर्थात किस तरह से आने वाली जनरेशन के लिए भी हम पर्यावरण और संसाधनों को संरक्षित करते हुए चलें, यह इसका प्रयास रहता है। और इसी संगठन के द्वारा क्या किया गया है, यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। ये जो संगठन है जाना जाता है व्हेल शिकार के प्रतिबंध लगाने के लिए, नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए, जो रेडियो एक्टिव जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट में यूज होते हैं, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ जो फेंक दिया जाता है समुद्र में, उसका ये विरोध करता है। ये कोस्टल एरिया में जो कि तेल की खुदाई होती है उसका विरोध करता है। हर प्रकार के प्रदूषण का ये विरोध करता है। वन्य जीवों के शिकार को रोकने का प्रयास करता है और इसी ने ही क्या किया है, एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है 2030 में 7 एशियाई शहरों में समुद्र स्तर की वृद्धि का अनुमानित आर्थिक प्रभाव। अर्थात ये जो 2030 में आने वाले समय में ये जो शहर हैं इन पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको बताया गया। रिपोर्ट यह बताती है कि समुद्र का बढ़ता स्तर एशियाई जो तटीय शहर हैं उनकी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। क्योंकि एशिया का जो क्षेत्र है वो अधिकांश क्षेत्र का संबंध जहां पे पॉपुलेशन है या जिन शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे बैंकॉक हो, हांगकांग हो, टोक्यो हो, जकार्ता हो, सियोल हो, ताइपे हो, मनीला हो आदि का जो संबंध है उन क्षेत्रों से है जहां पर चक्रवात भी ज़्यादा आते हैं, तूफान ज़्यादा आते हैं और इससे कोस्टल एरिया में क्या होता है, बाढ़ की जो फ्रीक्वेंसी वो भी ज़्यादा देखी जाती।
ये जो रिपोर्ट है ये किस चीज़ को आधार बनाती है कि आखिर किस आधार पर ये कहती है कि ऊपर जो शहर बताए गए हैं उनमें जो है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यह बताती है कि समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है, अत्यधिक वर्षा की इधर फ्रीक्वेंसी देखी जा रही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तूफान की जो है कि बारंबारता बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, साथ ही साथ जो समुद्री लहर और ज्वार भाटा की एक्टिविटी है, इन सभी को आधार बनाते हुए यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2030 तक ये जो शहर हैं इन पर काफ़ी निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। रिपोर्ट ये बता रही है कि समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, तूफान और चक्रवात की गति बढ़ रही है, हीट वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी अर्थात बार बार हीट वेव तो आ ही रहे हैं लेकिन इनकी ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। पहले हीट वेव हो सकता है साल के जो है कि 10 दिन 15 दिन आते हों, लेकिन अब जो है कि संख्या इनकी ज़्यादा हो रही है। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि यह जितनी भी घटनाएं हो रही हैं ये सभी का संबंध ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से है, और इसी की वजह से एशिया के कोस्टल एरिया या जो निचले इलाके हैं इनमें बाढ़ का जोखिम बढ़ रहा है, और इस बाढ़ के जोखिम से आने वाले समय में 600 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब जो कोस्टल एरिया में बाढ़ का खतरा बन रहा है इसको लेकर क्या रिपोर्ट कहती है भी देख लीजिए। यह कहती है कि 2030 में यदि बाढ़ आती है तो बैंकॉक का जो 96% एरिया है वह जो है कि बाढ़ से प्रभावित होगा, और यहां पर जनधन की काफी हानि होगी। जकार्ता के विषय में कहा जा रहा है कि 2030 तक यहां पर बाढ़ आएगी अगर, तो इसका लगभग 17% भाग जो है प्रभावित होगा, और 68 बिलियन डॉलर अमेरिकी बिलियन डॉलर का क्या होगा नुकसान होगा। इसी तरह से पूर्वी टोक्यो के संदर्भ में कहा गया है कि यह जो क्षेत्र है यह बाढ़ के लिए काफी जो है कि संवेदनशील है, समुद्र जल स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है, और 2030 तक यहां पर बाढ़ से जो होने वाला नुकसान है टोटल जीडीपी का कितना होगा 7% होगा। ताइपे के संदर्भ में कहा गया है कि यह जो उत्तरी ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है यहां पर जीडीपी का जो नुकसान होगा समुद्र जल स्तर और उससे होने वाली आपदाओं के कारण वह 24% होगा। ये भी कहा गया है कि जिस तरह से समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है तो 21 तक आने वाले समय में जल स्तर में क्या होगा 0.43 से लेकर 0.84 मीटर तक की वृद्धि हो सकती है, और इतनी वृद्धि मैं बताऊं कई देशों के लिए संकट का कारण बन सकता है। कुछ देशों का भी मैं आगे जिक्र करने वाला हूं, जैसे आप बांग्लादेश को ले लीजिए, इंडिया का कोस्टल एरिया ले लीजिए, मालदीव को ले लीजिए, इसी तरह से बहुत से ऐसे आइलैंड वाले क्षेत्र हैं। आप जो है कि अफ्रीका महाद्वीप को ले लीजिए, आप भूमध्य सागर के कोस्टल एरिया में जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनको ले लीजिए, सभी पर यह संकट मंडरा रहा है। तो इसलिए ये रिपोर्ट सरकारों को कहती है कि उनको जीवाश्म ईंधन की जो परियोजनाएं हैं उनको रोकना होगा, बाढ़ नियंत्रण के जो उपाय हैं उनको बढ़ाना होगा, कोस्टल जो प्रोटेक्शन के प्लान हैं अर्थात जो मेरीन कंजर्वेटिव प्लान जो होते हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको बढ़ाना होगा। और ग्रीन पीस का मानना है कि जो सरकारें अभी राष्ट्रीय स्तर पर अपना ये कह रही हैं कि हम इतना कार्बन का उत्सर्जन कम कर देंगे, इससे आने वाले समय पर हमारे एनवायरनमेंट पर जो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा, तो इनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान अभी रखे गए हैं यह जो है कि क्या है गंभीर कोस्टल एरिया में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए अपर्याप्त हैं। अर्थात हम अगर जो है कि इसमें कुछ और नहीं करेंगे तो आने वाले समय काफ़ी दिक्कत होगी। मनीला के संदर्भ में इसी तरह से कहा गया है कि इसका जो है कि 87% जो एरिया है वह जो है कि बाढ़ से प्रभावित होगा, 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। और इसीलिए यह रिपोर्ट सरकारों की कहती है कि 2050 तक सभी देश की सरकारों को वैश्विक ऊर्जा से संबंधित जो CO2 उत्सर्जन होता है उसको नेट जीरो तक लाना होगा। नेट जीरो का मतलब है कि जितना आप कार्बन का इमिशन करें उसका एब्जॉर्प्शन भी किसी तरह से कर लिया जाए, मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा ग्रीनरी हो कि जो भी हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं उसका अवशोषण कर लिया जाए। यह तो था ग्रीन पीस की जो रिपोर्ट है। एक और रिपोर्ट है जो कि नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित शोध पर है। यह कहती है कि जैसा कि हमने अभी देखा ये एशिया को केंद्रित करके रिपोर्ट तैयार की गई थी 7 शहरों को, लेकिन ये जो रिपोर्ट है पूरे वर्ल्ड के लिए है। इसमें कहा गया कि समुद्र स्तर के बढ़ते जल स्तर के कारण 26.7 करोड़ लोग क्या हैं खतरे में हैं, और यह लोग समुद्र स्तर में 2 मीटर से कम ऊंचे रहते हैं। अर्थात ये जो 26.7 करोड़ लोग हैं ये समुद्र स्तर से, समुद्र का जो जल स्तर है उससे 2 मीटर से कम ऊंचे पे रहते हैं, और इन पर क्या है बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, यह समुद्र का जल स्तर इनको अपने में डुबो सकता है। सदी के अंत तक, अर्थात इस सदी के अंत तक अगर देखा जाए तो जो इस तरह से समुद्र जल स्तर में प्रभावित लोगों की संख्या है वो 26.7 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ हो
जाएगी। रिपोर्ट जो तैयार करते समय इसमें जो आधार बनाया गया है, नासा के उपग्रहों से इमेज ली गई है और रिमोट सेंसिंग का यूज किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रभावित होने वाला एरिया है समुद्र जल स्तर से, इसमें से 62% एरिया कहाँ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से है। और यह जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अगर यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा जल्दी कोई समाधान नहीं निकाला तो आने वाले समय में उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र 62% प्रभावित है वह 72% हो जाएगा और इसमें से 59% जो क्षेत्र है एशियाई होगा। अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं तो आने वाले समय में जितना भी जो कि समुद्र जल स्तर में वृद्धि से प्रभाव पड़ेगा उसमें से 59% जो एरिया होगा वह एशिया का होगा। बढ़ते जल स्तर, तूफान, चक्रवात का जो असर है इंडोनेशिया, बांग्लादेश और भारत जैसे देश पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, यह रिपोर्ट बताती है। हालांकि समुद्र जल स्तर में को लेकर कोई नई रिपोर्ट नहीं है। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने भी अध्ययन किया था और उसने कहा था कि लक्षद्वीप के पास 0.9 मिलीमीटर जो है कि जल हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात कोई एक ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसको हम झुठला दें। ये जो समुद्र जल स्तर में वृद्धि है ये वास्तव में एक जटिल समस्या है। अध्ययन जो रिपोर्ट है जो बताती है जो है कि जो नेचर की रिपोर्ट है वो बताती है कि 2050 तक मुंबई के 30 करोड़ लोगों पर इसका आफत आ सकती है। और इसके जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं वो है जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, बाढ़ का उत्सर्जन। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय के लिए चेतावनी दी गई है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको लगता है कि कितना समुद्र जल स्तर बढ़ता है तो 1880 से लेकर 2015 के बीच में औसत वैश्विक समुद्र जो जल स्तर है उसमें 8.9 इंच की वृद्धि देखी गई है। समुद्र से होने वाली जो वृद्धि में समस्या है इससे क्या होगा, जैसे कि हमने बताया तटीय बाढ़ आएंगे, कोस्टल जो है कि फ्लड की समस्या होगी, बायोडाइवर्सिटी को हानि होगा, तूफान और चक्रवात की जो कि संख्या में वृद्धि होगी, इससे जनधन की हानि होगी, आर्थिक क्षति होगी। यहाँ से कोस्टल एरिया से लोग प्रवास करके दूसरे एरिया में जाएंगे जिससे माइग्रेशन और रिफ्यूजी की समस्या होगी और पर्यटन और आजीविका पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। पूरा व्यापार जो है कि चौपट हो सकता है। आई होप संक्षेप में आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।